गुड मॉर्निंग गाइस। आज का हमारा टॉपिक है प्रमोटर एंड योर सेकंड इज पॉइजन्स। प्रमोटर्स क्या होते हैं, पॉइजन्स क्या होते हैं, अब हम ये देखेंगे। ठीक है, प्रमोटर ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कैटालिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। ठीक है, देखो कैटालिस्ट, जैसे मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था कि ये एक आदमी है, इसको मान लो रिएक्टेंट है, इसको हमें इस जगह पहुंचाना है पर जल्दी पहुंचाना है थोड़ा, ये प्रोडक्ट है। ठीक है, ये आराम आराम से चल रहा था, हमें प्रोडक्ट जल्दी नहीं मिल रहा था, हमें फास्ट चाहिए था, तो हमने क्या किया, डॉगी को इसके पीछे, ठीक है, ये डॉगी की जगह कछुआ बन गया। कछुआ भी नहीं है ये, मुझे डॉगी बनाना जल्दी नहीं आता थोड़ा, तो सपोज करो दिस इज योर डॉगी। ठीक है, ये कैटालिस्ट था। ठीक है, अब ये इसके पीछे भागा, ये इसके आगे भागता गया। ओके, अब सपोज करो ये डॉगी बीच में थक जाए, इसको दौड़ाता दौड़ाता खुद थक जाए। ठीक है, तो इसके खाने पीने का भी हमें क्या करना पड़ेगा, बंदोबस्त करना पड़ेगा। तो आप इसको कुछ खाने के लिए डालोगे। ठीक है, डॉगी को दूध दे दो या वट एवर यू वॉन्ट टू गिव हिम, तो आप इसको जो भी डालोगे, तो ये जो आप इसको दूध दोगे या रोटी दे रहे हो, वो इसके लिए क्या करेगा, इसको एनर्जी देने का काम करेगा। ठीक है, तो जब कैटालिस्ट थक जाता है काम करके करके, ठीक है, तो इसकी एनर्जी को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, इसकी स्पीड को बढ़ाने के लिए, ठीक है, इसको कुछ खाने पीने के लिए देते हैं, वही क्या कहलाता है, प्रमोटर कहलाता है। तो ऐसे सब्सटेंस जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ाएंगे उसको हम प्रमोटर बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे आपने देखा होगा हैसन, आपके पास हैबर प्रिंसिपल, H2+ इक्विलिब्रियम का साइन होता है, अमोनिया बनता है, और इसमें आयरन कैटलिस्ट होता है, और मोलिब्डेनम एज अ प्रमोटर डाला जाता है, MO मोलिब्डेनम एज अ प्रमोटर। ठीक है, अगर आयरन थक जाए तो वो मोलिब्डेनम इसको क्या करता है, इसकी एक्टिविटी को बढ़ाएगा, और अगर कैटलिस्ट की एक्टिविटी बढ़ गई तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद पॉइजन्स क्या होते हैं। पॉइजन्स ऐसे सब्सटेंस है, ठीक है, इसका अपोजिट, जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को डिक्रीज कर देंगे। पहले कैटलिस्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज कर रहे थे, अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो प्रमोटर है, और कैटलिस्ट को डिक्रीज कर रहे हैं इसकी एक्टिविटी को, तो क्या है, P फॉर पॉइजन, ये आपके पास पॉइजनस है। ठीक है, अब उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑफ कैटलिस्ट। तो अगेन वेरी सिंपल क्लासिफिकेशन है, होमोजीनस कैटलिस्ट एंड हेटेरोजीनस कैटलिस्ट। आपको पता है होमोजीनस क्या होता है, अगर कैटलिस्ट सेम फेज में है, जैसे सपोज करो आपके पास A+B गिव राइज टू C, ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, और ये सॉलिड है, और आपने जो कैटलिस्ट डाला वो भी लिक्विड है। अगर ये कैटलिस्ट रिएक्टेंट से मैच कर रहा है तो इसको होमोजीनस बोलेंगे, पर अगर ये लिक्विड है, ये सॉलिड है, ये भी लिक्विड है, पर जो कैटलिस्ट है वो सॉलिड है, तो इसको हेटेरोजीनस बोलेंगे, मतलब ये फेजेस से सेम मैच नहीं कर रहा है। ओके, सो ये आपके पास आ गए दो टाइप के, टू टाइप ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, उसके बाद हमारे पास हेटेरोजीनस कैटलिस्ट भी है, ये मैंने ऑलरेडी आपको बुक में मेंशन कर दिया है कि कैटलिस्ट क्या होते हैं। अब मैं कुछ आपको मेन टाइप के कैटलिस्ट बताऊंगी, ठीक है, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आ जाते हैं, तो ये आपने करने हैं, ऑलरेडी आपको दिए हुए हैं नोट्स में भी। जैसे आपके पास है जिगलर-नाटा कैटलिस्ट, तो जिगलर-नाटा कैटलिस्ट आपके पास क्या है, तो उसका ऑलरेडी फॉर्मूला आपको नोट्स में प्रोवाइड किया हुआ है। विल्किंसन कैटलिस्ट किसको बोलते हैं, उसका भी फॉर्मूला दिया हुआ है। ठीक है, और आपके पास लाइनलर कैटलिस्ट क्या होते हैं, उसका भी फॉर्मूला ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आप उसको सिंपली नोट से कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास आती है एडसॉर्प्शन की थ्योरीज, की किस तरह से एडसॉर्प्शन आपकी होती है, मैकेनिज्म ऑफ कैटालिटिक रिएक्शन या एडसॉर्प्शन ऑफ अ रिएक्शन। और उसके बाद है हमारे पास इम्पोर्टेंस ऑफ सर्टेन कैटालिस्ट, तो इसमें हम करेंगे कैटालिस्ट। ठीक है, इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ सर्टेन सॉलिड कैटालिस्ट, तो कैटालिस्ट की इम्पोर्टेंट फीचर्स क्या क्या होते हैं, तो वो हमने करना है यहाँ पे। तो ऑलरेडी आपको पता है कैटलिस्ट के फीचर्स क्या होते हैं। फर्स्ट इज योर एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, तो कैटलिस्ट क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। ठीक है, एबिलिटी ऑफ अ कैटलिस्ट टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन इज अ
उसको उसकी एक्टिविटी बोलते हैं। सिलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, देखो कैटलिस्ट बड़े सिलेक्टिव होते हैं, ठीक है, मतलब कैटलिस्ट उन्हीं रिएक्शन, वही कैटलिस्ट उन्हीं रिएक्शन पे लगेंगे जो जिसके लिए रिक्वायर्ड होगा। जैसे आपके पास है CO2 प्लस H2 और कैटलिस्ट में इसमें H2 डाल दो, ठीक है, तो ये रिएक्शन इस फॉर्म में तभी होगा, और जैसे सपोज करो ये CH4 बना रहा है, ओके, तो ये रिएक्शन आपका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन से मीथेन तभी बनेगी जब आपके पास कैटलिस्ट होगा, ये स्पेसिफिक होगा। अब H2 की जगह आप O2 डाल दो, ये कैटलिस्ट डाल दो, तो ये रिएक्शन नहीं करेगा, मतलब पर्टिकुलर जो कैटलिस्ट होते हैं वो हाईली स्पेसिफिक होते हैं, ओके, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, जो पर्टिकुलर नेमिंग रिएक्शन होते हैं खासकर उनका सेम टू सेम याद रखना पड़ता है, ठीक है। अब उसके बाद आपके पास आते हैं एंजाइम्स। एंजाइम्स बायो वालों ने पढ़े होंगे, एंजाइम्स क्या होते हैं। एंजाइम्स भी कैटालिस्ट होते हैं, पर कैटालिस्ट आपके क्या होते हैं केमिकल के केस में, और जो एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स आर कैटालिस्ट इन आवर बॉडी, ये हमारी बॉडी के अंदर एज अ कैटालिस्ट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटालिस्ट प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग सेल which catalyze the biochemical reaction in a living organism, okay, and chemically all the enzymes are proteins। जो एंजाइम्स होती हैं वो मैक्सिमम क्या होती हैं हमारे पास, प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है। और जैसे कि फॉर एग्जांपल एक मैं एग्जांपल दूं आपको, तो ग्लूकोज C6H12O6, अगर ग्लूकोज को आपने इथेनॉल में कन्वर्ट करना है तो कौन सा, जाइमेज एंजाइम लगेगा, जाइमेज। तो आपके बुक में या नोट्स में बहुत सारे आपको इस तरह से रिएक्शन दिए गए हैं, तो वो रिएक्शन आप क्या कर सकते हैं, ये अपने नोट्स में ले सकते हैं। अब एंजाइम का मेन फंक्शन क्या है, देखो एंजाइम हम जो खाना खाते हैं, हमारे खाने के डाइजेशन के लिए एंजाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, ठीक है। और एंजाइम जो होते हैं वो पर्टिकुलर pH और टेम्परेचर पर काम करते हैं। आपने देखा होगा बच्चों, सपोज करो जैसे आपने खाना खाया, खाना खाने के ठीक 1 घंटे के बाद आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो आपके पास 97 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, या 37 रहेगा, ठीक है, 97 या 98 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, जिसको नॉर्मल माना जाता है, ठीक है। पर आपको लगा कि आपका टेम्परेचर थोड़ी देर के बाद 101 हो गया, ओके। अब जो आपने खाना खाया है तो एंजाइम क्या करेगा, एंजाइम आपके 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर काम करता है, पर्टिकुलर pH पे काम करता है। आपका टेम्परेचर 37 नहीं रहा, ये कितना हो गया, 37 से भी ज़्यादा, मतलब इस टाइम पे ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। अगर हम इसको फ़ारेनहाइट स्केल पे देखें, ठीक है, सेंटी डिग्री सेल्सियस नहीं बोलेंगे हम इसको, 37 फ़ारेनहाइट बोलेंगे। तो अगर हम डिग्री सेंटीग्रेड में बोले, तो जैसे सपोज करो जो आपके पास एंजाइम था, एंजाइम आपके पास 98 डिग्री सेंटीग्रेड पर काम करता है, ठीक है, और 97 या 98 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये काम करता है। मतलब काम क्या करता है, खाना पचाने का, जो आपने खाना खाया था। पर जैसे ही आपका टेम्परेचर 101 से 102 हुआ, ठीक है, तो जो खाना आपके पेट में पड़ा है वो पचेगा नहीं, वो एज इट इज़ ही रहेगा। दैट इज़ वाई जब आपको बुखार चढ़ता है तो आपको भूख नहीं लगती, क्योंकि जो आपने खाना खाया होगा वो पचेगा ही नहीं, वो आपके पेट में ऑलरेडी पड़ा होगा, जिसकी वजह से आपको भूख नहीं लगती है पर्टिकुलरली, ओके। सो आपके पास ये पर्टिकुलर टेम्परेचर और pH पर ही काम करता है। उसके बाद हमारे पास आती है मैकेनिज्म ऑफ अ एंजाइम रिएक्शन। देखो जो मैकेनिज्म होता है एंजाइम रिएक्शन का वो बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर है। एंजाइम रिएक्शन कैसे करता है, ठीक है, तो आपके पास है एंजाइम मैकेनिज्म। एंजाइम आपका की और लॉक सिस्टम के ऊपर मैकेनिज्म शो करता है, ठीक है। जैसे सपोज करो आपके पास ये एंजाइम है, दिस इज योर एंजाइम, और आपके पास 2 सबस्ट्रेट हैं। एक सबस्ट्रेट ये है, लेट मी डिफ्रेंशिएट ट्रू कलर, दिस वन, ये एंजाइम है आपके पास, ओके, दिस इज योर एंजाइम है, और ये सबस्ट्रेट है, ओके। अब देखो की और लॉक सिस्टम क्या होता है,
इस एंजाइम में इस तरह से कुछ कैविटीज बनी होती है, ये आपको दिख रही है, ये कैविटीज बनी है, ठीक है। तो ये एक लॉक का काम करती है। लॉक में क्या फिट होती है, एक की फिट होती है। अगर उस पर्टिकुलर लॉक में की फिट हो जाए तो आपका ताला खुल जाता है। तो सेम यही प्रोसेस हमने देखना है। तो ये आपका एंजाइम था। एंजाइम में कुछ इस तरह की एक्टिव साइट्स होती हैं, ठीक है। अब देखो ये वाला पोर्शन आपका अंदर जाके जुड़ जाएगा, ये चला गया यहाँ पे, और ये जो ब्लैक रीजन वाला पोर्शन था वो यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा, जुड़ गया अंदर जाके, यहाँ पे जुड़ गया। इसको बोलते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया, मतलब ये दोनों इसके अंदर जाके क्या हो गए, एक जैसे ताले में आपकी चाबी फिट हो जाती है वैसे फिट हो गए और कॉम्प्लेक्स बना दिया। पर ये कॉम्प्लेक्स क्या होता है, टेम्परेरी होता है, एकदम से टूट जाता है। टेम्परेरी होगा तो टूट जाएगा। तो टूटेगा किस तरह से, टूटेगा इस तरह से कि एंजाइम आपका फ्री हो जाएगा। ये देखिए, देखो एंजाइम ने पहला काम क्या किया, ये एंजाइम खुद फ्री हो गया ताकि ये पर्टिकुलर अदर रिएक्शन करवा सके, ठीक है। पहले ये दोनों सबस्ट्रेट अलग अलग थे, पर जब ये अंदर जाके फिट हो गए तो इसने देखा, एंजाइम ने क्या किया, दोनों के बीच बॉन्ड फॉर्म करने का काम किया, ठीक है। जब इनके बीच में बॉन्ड हो गया, हमें प्रोडक्ट मिल गया, तो खुद ये सेपरेट हो गया। यही काम होता है एंजाइम का, ठीक है। नाउ द पर्टिकुलर एप्लीकेशन ऑफ एंजाइम, तो एप्लीकेशन आप खुद करोगे, एंजाइम की एप्लीकेशंस क्या होती हैं। तो एंजाइम्स पर्टिकुलर हमारे डाइजेशन में काम करता है, और हमारा खाने पचाने में काम करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है, और हमारे शरीर में जो एंजाइम यूज़ होते हैं उनको बायोकैटालिस्ट बोलते हैं, ठीक है। और इसके अलावा भी बहुत सारे आपके पास कैटलिस्ट हैं, ठीक है। तो इसके साथ आपने कैटलिस्ट करने हैं, हैबर प्रोसेस में जैसे कैटलिस्ट यूज़ होते हैं। तो ये हो गया आपके पास पूरा का पूरा सरफेस केमिस्ट्री। नेक्स्ट टॉपिक हम जो करेंगे वो टॉपिक आपके पास रहेगा कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ये भी आपका एक छोटा चैप्टर है जो 2 पार्ट में डिवाइड है, सरफेस केमिस्ट्री एंड कोलाइडल सॉल्यूशन। खासकर कोलाइडल सॉल्यूशन से बहुत ज़्यादा